नाउ गाइस, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा प्रोग्रामर जो यूज़र है हमारा वो नेचुरल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, हमारा प्रोग्रामर नेचुरल लैंग्वेज समझता है और जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाने के लिए हम बीच में एक हाई लेवल लैंग्वेज लेकर आए। ठीक है, मीन्स एक लैंग्वेज लेकर आए जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर से अपने टास्क परफॉर्म करा सके। ठीक है, इतना तक हम बात कर चुके थे। लेकिन उसके बाद हमने एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए एक हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। तो इतनी बात हम कर चुके थे। सो नाउ गाइज, अब हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि मशीन जो है वो सिर्फ 0 1 को समझता है। ठीक है, और यूज़र नॉर्मल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो मशीन को समझाने के लिए हम बाइनरी नंबर का यूज़ करते हैं 0 1, और उसी बाइनरी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, जो मशीन लेवल पे डायरेक्ट काम करती है। जस्ट थिंक गाइज, जब सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम बना होगा, ठीक है, मीन्स कंप्यूटेशन सिस्टम बनाया गया होगा, तब उस टाइम पर हम 0 1 कैसे दे रहे थे कंप्यूटर सिस्टम को या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। तो उस टाइम जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, आईसी के थ्रू हम लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज करके इंस्ट्रक्शंस देते थे 0 1 0 1। तो अब उस 0 1 0 1 के इंस्ट्रक्शन को हर कोई तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, मीन्स जिसने बनाया है उसके अलावा और कोई उसको नहीं समझ सकता। ठीक है, सो गाइज, अब प्रोग्रामिंग को ईजी करने के लिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग को ईजी करने के लिए हमने बनाया एक असेंबली लैंग्वेज जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर सकें ईजिली मशीन लेवल पे, जिससे हम उससे और टास्क परफॉर्म करवा सकें। ठीक है, और उसको हम मीन्स और लोगों को भी सिखा सकें प्रोग्राम को कि इस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है और इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो। सो गाइज, प्रोग्रामिंग को ईजी करने के लिए हमने एक नए लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जो था असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज ही समझा जाता है क्योंकि ये भी मशीन लेवल पे ही काम करता है, और इसके थ्रू मीन्स बाइनरी लैंग्वेज से तो काफ़ी बेहतर था, हम असेंबली लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते थे। ठीक है, सो नाउ गाइज, अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल लैंग्वेज आपको पता ही है, जो ह्यूमन अंडरस्टेबल हो। ठीक है, जिस कोड को ह्यूमन ईजिली राइट कर सके, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेल प्राइस इक्वल टू 1.66, ये छोटा सा कोड है, इसको ह्यूमन ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन अगर कंप्यूटर को बोलो कंप्यूटर बताओ क्या है, तो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को जब तक ये 0 1 के फॉर्म में नहीं मिलेगा तब तक कंप्यूटर इसको कोड को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो उसको 0 1 में बाद में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन लेवल पे काम करती है, हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टेबल कोड हो। नाउ गाइज, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ पर हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ डील करता है, डायरेक्ट। ठीक है, और जो हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, मीन्स जो सोर्स कोड हम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो डायरेक्ट मशीन से डील नहीं करती, डायरेक्ट डील नहीं करती, समझ रहे हो। सोर्स कोड सबसे पहले कन्वर्ट होता है असेंबली में, उसके बाद असेंबली से फिर कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, देन उसके बाद हमारा सोर्स कोड हार्डवेयर के साथ डील करता है, समझे। सो गाइस, जैसे आप लोगों को हार्डवेयर के साथ डील करना होगा, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मशीन लेवल पे काम करो, हार्डवेयर लेवल पे काम करो, और अगर आपको अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, तो आप लोग असेंबली लैंग्वेज की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, नाउ गाइस, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद वो मशीन जो है इसको लो लेवल लैंग्वेज में रीड करता है, तो बीच में कंपाइलर आता है और इंटरप्रेटर आता है जो उस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है 0 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा सोर्स कोड है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में हमने लिखा, उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया किस में, असेंबली लैंग्वेज में। सो असेंबली लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट हुआ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू। ठीक है, नाउ अब असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या होगा, असेंबलर उसको क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर क्या करेगा, उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स यहाँ पर कोड 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन्स सीरीज ऑफ जीरोज एंड वंस के यहाँ पे कोड्स बन जाएंगे अपने आप। ठीक है,
सो मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उसके बाद हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। देन जब कोड 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो मशीन अंडरस्टेबल हो जाएगा और मशीन उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद हमें आउटपुट डिस्प्ले कर देगा मॉनिटर के ऊपर, ठीक है गाइस। नाउ अब आगे देखते हैं। तो ये आपको बेसिक पता लग गया कोड कैसे वर्क करेगा आगे, ठीक है। जो हम कोड लिखते हैं उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस हो रही है ये, तो ये सब आपको समझ आ गया होगा अब। इसी तरीके से हमारे पास कई सारी लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज में तो सिर्फ 2 ही लैंग्वेज आ गई। एक हो गई बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, मीन्स 0 1 0 1 के फॉर्म में, जो पॉसिबल ही नहीं है कि उसको हम सीख सकें। दूसरी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज हम सीख सकते हैं अगर सीखना चाहो तो, मीन्स 100 में से 10-15 स्टूडेंट्स ही ऐसे होंगे जो असेंबली लैंग्वेज सीख सकते हैं अगर उनको पढ़ाया जाए तो, ठीक है, बाकी को समझ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट रजिस्टर्स और मेमोरी से डील करती है डायरेक्ट, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है कोर्स सीखना, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के मुकाबले। तो जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में कई सारे लैंग्वेजेस, मीन्स यहाँ पे तो सीरीज़ है, समझ रहे हो, हज़ारों की संख्या में लैंग्वेजेस हैं, जावा, सी, पाइथन, C++, विजुअल बेसिक्स, जावा स्क्रिप्ट, स्विफ्ट, गो। सो गाइज अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाई लेवल लैंग्वेज में असेंबली लेवल लैंग्वेज को भी ऐड कर रखा है। तो मैंने वो क्या बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज में वो सभी लैंग्वेज, ठीक है, जो ह्यूमन अंडरस्टेबल हो, वो सभी हाई लेवल में आएंगी। सो नॉर्मली हम असेंबली लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आगे पीछे चलता रहता है, ठीक है। सो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी ईजिली अंडरस्टेबल कोड्स हैं, मीन्स जो भी ईजिली अंडरस्टेबल प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सभी हाई लेवल लैंग्वेज में आएंगी, ठीक है। सो गाइस अब आगे देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर को। हम बात करते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स अब के समय में मीन्स हज़ारों की संख्या में है, ठीक है। तो ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, या तो ये कंपाइलर पे बेस्ड है या फिर इंटरप्रेटर पे बेस्ड है या फिर ये हाइब्रिड है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर को समझने के लिए हमें समझना होगा कि इनके मेन जॉब क्या है, कि आखिर ये इनका मेन काम क्या है, मेन वर्क। सो नाउ गाइस अब हम देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के मेन कॉमन टास्क क्या है, क्योंकि इनके मेन कॉमन टास्क को समझने के बाद ही हमें समझ पाएंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर आखिर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले इनका मेन कॉमन टास्क क्या हो गया, एरर चेक करना, ठीक है। जो हमने सोर्स कोड लिखा है उसके अंदर क्या क्या एरर्स हैं वो ये चेक करते हैं, दोनों के दोनों ही, ठीक है ना। उसका सेकंड कॉमन टास्क क्या है, दोनों का काम क्या है कि जो हमने प्रोग्राम कोड लिखा है, ठीक है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है, कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। नाउ तीसरा कॉमन काम क्या है इसका, अब एरर चेक कर लिया, ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, अब तीसरा काम क्या है, एग्जीक्यूशन का। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही ये तीनों टास्क कॉमन करते हैं, ठीक है। नाउ गाइस एग्जीक्यूशन से क्या मतलब है हमारा, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन का मतलब है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। अब एग्जीक्यूट कैसे होगा प्रोग्राम, हमने अपना सोर्स कोड लिख के अपने हार्ड डिस्क में सेव कर दिया है, ठीक है। अब हमें उस कोड को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उस सोर्स कोड को हमें अपने रैम में डालना होगा, ठीक है, मेन मेमोरी में डालना होगा, और मेन मेमोरी में से CPU रीड करेगा, ठीक है, देन उसको एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन का एक प्रोसेस हो गया। सो गाइस ये 3 मेन इंपॉर्टेंट वर्क है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को ये 3 करने ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एरर चेक करना, मीन्स जो हमने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, मीन्स कोई हमने सिंटैक्स वगैरह मिस ना कर दिया हो, सिंटैक्टिकल एरर वगैरह, जैसे कि वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं करा, ठीक है, उस वेरिएबल को हमने यूज़ कर लिया है, या फिर हमने कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं करे, ठीक है, हमने कहीं कोई स्टेटमेंट मिस कर दियो, हमने कोई सेमीकोलन वगैरह यूज़ नहीं करा हो, तो ये सब चीज़ें एरर चेक करता है, ठीक है। तो कोई ग्रामेटिकल एरर हो तो वो वहीं पे चेक करके उसको एरर बता देता है। नाउ गाइस एरर चेक करने के बाद जब अगर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट एरर फ्री है तब वो क्या होगा कि मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा वो प्रोग्राम, ठीक है, मीन्स 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रहता है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कंपाइलर
सिर्फ कंपाइलर का काम है सिर्फ कंपाइल करना, कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एग्जीक्यूट करने की, ठीक है। ये कंपाइलर का सबसे मेजर एक कॉन्सेप्ट है में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये छोटा सा सोर्स कोड है, ये C++ का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट मेन, इंट एक्स वाई जेड मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, उसके बाद एक एक्स लिया वेरिएबल, वाई और एक जेड वेरिएबल ले रखा है। तो जेड को मैंने एक्स प्लस वाई कर रखा है और एक्स वाई की वैल्यू मैंने पहले से पुट कर रखी है, ठीक है। तो सी आउट में मुझे जेड मिल जाएगा अगर जब मैं इसको कंपाइल करा के रन करूँगा तब। नाउ तो इस कोड को मुझे अब जेड की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस कोड को मुझे सबसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के बाद मुझे क्या देगा, यहाँ पे एक फ़ाइल मिल जाएगी .exe नाम की फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक है। कंपाइल करने के बाद जब मैं इस फाइल को रन करूँगा .exe को, तो ये मुझे आंसर दे देगा जेड का, जेड इक्वल टू जो भी है, ठीक है। सो ये तो एक बेसिक प्रोसेस हो गया। अभी यहाँ पे एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है ये हमारा हार्ड डिस्क था, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमने जो प्रोग्राम बनाया था C++ का, मीन्स जो हमारा पिछला प्रोग्राम था, ठीक है, सोर्स कोड जो हमने लिखा था .cpp में, उसको हमने सेव कर दिया। नाउ जैसे हमने उसको कंपाइल कराया, कंपाइल कराते ही कंपाइलर ने एक .exe फाइल जनरेट कर दी, ठीक है, .exe फाइल जनरेट कर दी। अब ये क्या हो गया, ये एक हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुका है .exe, ठीक है। अब इसका कोई वैल्यू नहीं है फ़िलहाल अब, क्योंकि अब मैं इसी से डायरेक्ट अपने प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। सो गाइज कंपाइलर का काम यहीं ख़त्म हो गया। जैसे कंपाइलर ने एरर चेक कर लिया, ठीक है, नहीं मिले, उसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसको .exe फाइल में कन्वर्ट कर दिया, तो अब कंपाइलर का काम बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। अब मैं सिर्फ .exe फाइल को डायरेक्ट रन करके अपने जेड की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अब मुझे कोई नीड नहीं है कि मैं दोबारा से अपने सोर्स कोड को .exe में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, फिर जेड की वैल्यू लूँगा, फिर जब दोबारा मुझे जेड की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, फिर दोबारा मुझे ये करना पड़े, फिर .exe फाइल में कन्वर्ट करूँ, फिर जेड की वैल्यू मिलेगी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंपाइलर का काम सिर्फ इतना होता है कि .exe फाइल में कन्वर्ट करना, ठीक है, बाकी एग्जीक्यूट करने का काम कंपाइलर का नहीं होता। ध्यान रखना, एग्जीक्यूशन का काम कंपाइलर का नहीं होता, ठीक है गाइस। नाउ यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक बार .exe फाइल बना दिया, तो अब इसको आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रन करो, ठीक है, डायरेक्ट। अब यहाँ पे कोई दोबारा कंपाइलर की कोई नीड नहीं है। नाउ गाइस यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट कि कंपाइलर ने सिर्फ एक ही बार सोर्स कोड को कंपाइल करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो .exe फाइल जनरेट कर देता है, तो उसके बाद कंपाइलर की कोई ज़रूरत नहीं रहती, सबसे पहली चीज़। नाउ दूसरी चीज़ क्या है कि कंपाइलर हमेशा जब भी किसी सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, तो एक एक्स्ट्रा .exe फाइल को क्या करेगा, वो जनरेट करेगा। एवरी टाइम .exe फाइल को जनरेट करेगा, ठीक है, सेपरेटली। मीन्स हमारे पास सोर्स कोड का फाइल तो रहेगा ही, प्लस में exe फाइल भी एक रहेगा। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है कि हमें जब भी इस exe फाइल को रन करना होगा, ठीक है, तो दोबारा हमें कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है गाइस। जस्ट सपोज़ कि हमारे पास एक प्रोग्राम कोड है, ठीक है, जैसे C++ का ही है, और हमें उसको कंपाइल करना है। नाउ लेट्स सपोज़ कि ये हमारा फर्स्ट लाइन ओके है, सेकंड लाइन ओके, थर्ड ओके, फोर्थ ओके। नाउ अगर फिफ्थ लाइन में कोई गड़बड़ी आ गई, ठीक है, फिफ्थ लाइन में अगर कोई दिक्कत आ गई, तो क्या होगा कि हमारा कंपाइलर .exe फाइल जनरेट नहीं कर पाएगा। सो जहाँ पर भी सिंटैक्टिकल एरर आ गया, तो वहाँ पर कंपाइलर स्टॉप हो जाएगा और मशीन कोड जनरेट नहीं कर पाएगा प्रोग्राम का, क्योंकि कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम ओके होने के बाद ही मशीन कोड जनरेट करता है, ठीक है, और उसके बाद हमें .exe फाइल मिल जाता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे कंपाइलर के बारे में, ठीक है। तो एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ मैं। सबसे पहले कंपाइलर जो है सिर्फ एक ही बार सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर एवरी टाइम एक .exe फाइल अलग से जनरेट करता है, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, हम जब भी exe फाइल को रन करेंगे, तो कंपाइलर की कोई नीड नहीं रहेगी। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट हो गया ये। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्टिकल एरर हो गया, तो कंपाइलर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और मशीन कोड जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मशीन कोड मीन्स .exe फाइल जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, जब तक वो सिंटैक्टिकल एरर ओके ना हो। तो ये कंपाइलर की बात ख़त्म हो गई, ठीक है गाइस। क्योंकि अब
कंपाइलर का काम सिर्फ .exe फाइल जनरेट करने तक का होता है, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन में कोई रोल नहीं होता। नाउ गाइज अब हम बात करते हैं कि हाउ इंटरप्रेटर वर्क्स, ठीक है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है, जो इंटरप्रेटर बेस्ड है। तो अब इसी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा कोड है, जैसे फंक्शन का एक ऐड बनाया, इसके अंदर 2 मैंने वेरिएबल ले रखे हैं, ठीक है, वेरिएबल ए वेरिएबल बी, उसके बाद वेरिएबल जेड इसके अंदर एक मैंने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो z = a+b और रिटर्न z कर देना है। नाउ गाइस ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड कोड है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, मीन्स लाइन बाय लाइन एरर भी चेक करेगा इसके अंदर, ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट भी होता रहेगा ये जावास्क्रिप्ट का कोड। नाउ अब ये वर्क कैसे करता है, तो गाइज अब हम देखेंगे कि इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। नाउ जैसे कि आपको पता है कि आपके फ़ोन में क्रोम है, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र है, उसके बाद chrome.exe, ठीक है, और आपके ही मोबाइल में .जावास्क्रिप्ट का पेज है। मीन्स जैसे कि आपने किसी साइट को एक्सेस करना है तो वो साइट जावास्क्रिप्ट में है, अगर जावास्क्रिप्ट में है, ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट आपके क्रोम में ही रन होगा, ठीक है गाइस, आपके ब्राउज़र के थ्रू ही रन होगा वो। सो गाइस जैसे कि आपको मैंने दिखाया था, ये जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल सा कोड है, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 इंटरप्रेट होगा, ठीक है, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा। तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमें कि लेट्स सपोज कि हमने किसी साइट को एक्सेस करा और वो उसमें जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, वो साइट जावास्क्रिप्ट में लिखी गई है। तो अब क्या होगा कि क्रोम के अंदर ही हमारी ये फाइल जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, ठीक है, क्रोम के अंदर ही हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल रन हो रही है। और अब यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको क्या कहा था, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो वो सभी कोड्स जो मैंने लिखे हुए हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पे चेक भी होगा प्लस में एग्जीक्यूट भी होगा, यहाँ पे चेक भी होगा प्लस में साथ साथ एग्जीक्यूट भी होता रहेगा, चेक भी होगा एग्जीक्यूट भी होता रहेगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, तो यहाँ से वो फाइल मीन्स यहाँ इसके बाद वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो गाइस ये था इंटरप्रेटर का वो काम। सो गाइस कंपाइलर में क्या होता था कि कंपाइलर सिर्फ एक ही बार सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करके .exe फाइल में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है, चेक वगैरह करने के बाद, एरर चेक करने के बाद। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जावास्क्रिप्ट के इस कोड को क्रोम एवरी टाइम सिंगल लाइन को रीड करके सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, सिंगल लाइन को रीड करके सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हर बार क्या होगा, जब भी हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करना होगा, ठीक है, वेबसाइट से अगर हमें मीन्स हम ब्राउज़र से कुछ भी चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी साइट एक्सेस कर रहे हैं, तो हर टाइम वो जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, इंटरप्रेट करेगा लाइन बाय लाइन। नाउ अब देखते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फास्ट कौन है ज़्यादा, ठीक है। तो कंपाइलर में क्या होता था, हम डायरेक्ट एक एग्जीक्यूशन फाइल जनरेट करते थे, ठीक है, और उसको हम कभी भी रन कर सकते थे डायरेक्ट बिना कंपाइलर के भी। लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट मीन्स इंटरप्रेटर बेस्ड में क्या है कि हमें एवरी टाइम हमें हर लाइन को एग्जीक्यूट भी करना है और चेक भी, एरर भी चेक करना है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे एरर चेकिंग, ठीक है, मशीन कोड में जनरेशन और उसके बाद एग्जीक्यूशन एक सेम टाइम पे हो रहा है हर एक लाइन का। सो इंटरप्रेटर के अंदर आपको एक और चीज़ मिल जाता है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो यानी कि अगर आपको कहीं एरर मिल गया, ठीक है, इंटरप्रेटर में अगर किसी लाइन में एरर है तो आपको वहीं पता लग जाएगा कि इस लाइन में यहाँ एरर है, ठीक है। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है कि वो कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको बताएगा यहाँ पे एरर है। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो फिर चेक करेगा कि नेक्स्ट एरर कहाँ पे है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग और चेक करेगा नेक्स्ट एरर कहाँ पे है। तो कंपाइलर में थोड़ी मीन्स कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम में थोड़ी डिफिकल्टी होती है एरर फाइंड करने में। तो ईजी कौन सा हुआ इसके अकॉर्डिंग, इंटरप्रेटर, ठीक है।